वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 2021 के लिए जो मई में बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसका एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इस बार आपका परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है 2021 के लिए, उसे आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, इस बार जो चेंजेस किया गया है वो क्या चेंज किया गया है। इस बार का आपका बोर्ड का जो पेपर है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। खंड अ आपका ए, बी, सी, डी और ई खंड। फर्स्ट ए खंड आपका जो है उसमें कुल 20 मार्क्स, ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन उसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 10 प्रश्न आपके 1 मार्क्स के होंगे, 1 लाइन में, जिनका आंसर आपको देना है। तो टोटल आपके 20 नंबर के जो प्रश्न हो गए, ठीक है, 20 प्रश्न ये हो गए। उसके बाद में आपका 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस नंबर 12 से लेकर 19 तक, ये आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में 5 नंबर के, ठीक है, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बड़े निबंधात्मक, वो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो बनाया गया है, पैटर्न चेंज किया गया है। अब देखिए, जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एक मॉडल प्रश्न जारी किया गया है, मॉडल प्रश्न पत्र, उसको हम जल्दी से एक बार सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, 1933 में। और किसने किया था, अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश ने। फिर देखिए उसके बाद में नेक्स्ट आपका तीसरा है, वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय के बीच में संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, धनात्मक, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। और आय कम होने पर वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, धनात्मक संबंध कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु में उपयोगिता के सृजन को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ ए गुड। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता वाला बाजार है, ठीक है। बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, सिंगल सेलर होता है, वन सेलर, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट है, पूंजीगत वस्तुओं में घिसावट को कहा जाता है, ठीक है। जो कैपिटल गुड होती हैं उसमें वियर और टीयर, ठीक है, जो घिसावट होती है उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बैंक द्वारा निश्चित अवधि में ली जो जमाएं स्वीकार की जाती हैं, ठीक है, निश्चित अवधि के लिए जो जमाएं स्वीकार की जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, टाइम डिपॉजिट, अवधि जमाएं, समय अवधि जमाएं भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है। तो देखिए, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री के होते हैं। और 1 रुपए से बड़े जो नोट होते हैं उस पर रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। अगला देखिए, उपभोग की औसत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है, APC कैसे ज्ञात की जाएगी, C/Y से, ठीक है। उपभोग में अगर हम आय का डिवाइड कर देंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर यहाँ पे पूछा होता MPC, तो MPC क्या होती हैं, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, डेल्टा C/डेल्टा Y,
ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऑप्शन जो है आपका क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और हमको पूछा हुआ है औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी अपॉन वाई। एस अपॉन वाई क्या होता है, औसत बचत प्रवृत्ति होती हैं। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई सीमांत बचत प्रवृत्ति होती हैं, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए, घाटे के बजट से आशय हैं। ठीक है, घाटे का बजट क्या हो गया, जब सरकार का कुल व्यय ज्यादा होता है किसकी तुलना में, आय की तुलना में, या हम कह सकते हैं कुल आय कुल व्यय से कम होती हैं। टोटल रिसिप्ट्स जो होती हैं, टोटल इनकम जो होती हैं, वो एक्सपेंडिचर से कम होती है। टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। तो देखिए ये आपके 10 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू वो हो गए हैं। अब देखिए एक एक मार्क्स से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हम देख लेते हैं। गिफिन वस्तु का कोई एक उदाहरण देती है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, कोई घटिया वस्तु होती हैं। ठीक है, उसका आपको उदाहरण देना है, जैसे कि आपने उदाहरण दे दिया मक्का दे दिया या डालडा घी दे दिया। ठीक है, एक तरह से क्या हो गई आपकी ये गिफिन गुड्स हो गई हैं। फिर पूर्ति से क्या आशय है, पूर्ति एक तरह से क्या होती हैं, विभिन्न संभावित कीमतों पर किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता बेचने को तैयार होता है। ठीक है, उपभोक्ता जिस मात्रा को विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति कहेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है दो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स जो खाद्यान्न है आपका, जैसे हमने ले लिया, एक तो ले लिया मिल्क, एक ले लिया आपने पनीर, सब्जियां हो सकती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं या शीघ्र नाशवान वस्तुएं हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है सकल निवेश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सकल निवेश, ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब एक वर्ष की अवधि में स्थिर परिसंपत्तियों और जो माल सूची पे निवेश किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं। और इसमें मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन भी सम्मिलित होता है, और शुद्ध निकालना होगा तो उसमें से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। सकल निवेश में से मूल्यह्रास जिसको क्या कहा जाता है, घिसावट, अगर आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, शुद्ध निवेश आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ बताइए। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जिस अर्थव्यवस्था में जो लेन देन होता है, विनिमय होता है, वो वस्तुओं के रूप में होता है। एक वस्तु के बदले में अगर दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, उपभोग फलन को गणितीय रूप में कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, उपभोग फलन को आप समीकरण के रूप में कैसे लिखोगे, सी बराबर सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, जहां पे आपका सी बार क्या है, ये स्वायत्त उपभोग है, बी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और वाई क्या है, आय, और ये आपका क्या हो गया, सी उपभोग हो गया। या अगर हम चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, जहां पे सी का मतलब क्या है, उपभोग से है, ए का मतलब स्वायत्त उपभोग है, बी का मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और वाई क्या है आपका, इनकम, आय को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए। ठीक है, जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा, वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसमें से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो राजस्व व्यय होता है उसको माइनस कर देते। दोनों का अंतर, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का डिफरेंस, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा तब भी क्या होगा, राजस्व घाटा होगा। नेक्स्ट देखिए 9, अर्थशास्त्र की डैश शाखा में हम सामान्य आय एवं रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो आय एवं रोजगार के सिद्धांत का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, व्यष्टि और समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय एवं रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई, एक फर्म, एक उद्योग, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कीमत सिद्धांत कहा जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति
एमपीसी प्लस बचत की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों की टोटल कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपको इसी फॉर्मूले से अगर एमपीसी निकालना है तो एमपीसी क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है एमपीसी और एमपीएस दोनों की टोटल कितनी होती है, 1। नेक्स्ट हमारा है 11, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो भारत में 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से कब तक का होता है, 31 मार्च। तो ये आपका जो अखंड है ए सेक्शन है वो पूरा हो चुका है। अब बी सेक्शन में आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका बी सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्थैतिक विश्लेषण एवं प्रायोगिक विश्लेषण को संक्षेप में आपको समझाना है। स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, एक तरह से स्थिर अवस्था का हम अध्ययन करते हैं, और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, वो आपका प्रायोगिक विश्लेषण का भाग होगा। अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए। ओलिगोपोली क्या होती है, बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, फ्यू सेलर्स ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट, और जो विक्रेता होते हैं उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, ठीक है। बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, और जो मांग वक्र होता है वो अनिश्चित होता है, या विंकुचित मांग वक्र हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ मांग वक्र होता है। तो 2 नंबर के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझाना है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक उद्योग में कीमत निर्धारण का रेखा चित्र बनाइए, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग में कीमत का निर्धारण का आपको रेखा चित्र बनाना है। तो बस ये एक तरफ आप मांग वक्र बना दीजिए, दूसरी तरफ आपका आपूर्ति वक्र। इधर हमने क्या लिया है, कीमत प्राइस ली है आपने, और ये आपकी हो गई संतुलित कीमत, ठीक है। ओ से लेकर पी क्या है आपकी संतुलित कीमत, ई बिंदु क्या है, संतुलन बिंदु है, और ओ क्यू मात्रा है, ये संतुलित मात्रा है, ठीक है। उद्योग में कीमत का निर्धारण कहाँ पे होता है, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो ये डायग्राम बना के आपको 1-2 लाइन में केवल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली 2 समस्याएं, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। गांव में अब देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं का जो लेन देन आज भी वस्तुओं के रूप में होता है, जिनका बाजार में विनिमय नहीं हो पाता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें अशिक्षा पाई जाती है, ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी दोहरी गणना की समस्या होती हैं। तो कोई से भी आपको केवल 2 समस्याओं को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखिए आय के चक्राकार प्रवाह के सरल मॉडल का रेखा चित्र से दर्शन, आपको केवल इसमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक तरफ आप क्या ले लोगे, व्यावसायिक फर्म ले लीजिए, और दूसरी तरफ आप क्या ले लोगे, उपभोक्ता ले लेंगे दूसरी तरफ। फिर उपभोक्ता क्या करता है, फर्म के लिए साधन सेवाएं देता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया साधन सेवाएं, और साधनों का प्रयोग करने के बदले में फर्म क्या करेगी, उनको पेमेंट देगी, जिसको हम कहते हैं साधन भुगतान। तो यहाँ पे आप लिख देंगे साधन भुगतान। इसी तरीके से फर्म क्या करती है, उपभोक्ता के लिए वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वस्तु एवं सेवाएं। और फिर उपभोक्ता अगर उसको खरीदेगा तो बदले में उपभोक्ता का जो खर्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, उपभोग व्यय। तो यहाँ पे हम लेंगे उपभोग व्यय। इस तरीके से सरल क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ड्यूल इकोनॉमी, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जहाँ पे 2 सेक्टर हैं। एक तो आपने ले लिया बिजनेस फर्म, ठीक है, व्यावसायिक फर्म, और दूसरा आपने क्या ले लिया, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र कह सकते हैं, उपभोक्ता हम कह सकते हैं। तो केवल इसमें आपको केवल ये मॉडल ही बनाना था, ठीक है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट आपका विमुद्रीकरण क्या है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, कि जब सरकार अर्थव्यवस्था में जो काला धन है उसको बंद करने के लिए क्या करती हैं, जो मुद्रा चलन में होती हैं उसको
अवैधानिक घोषित कर देती हैं, गैर कानूनी घोषित कर देती हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैधानिक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये एक तरह से क्या है? विमुद्रीकरण है। फिर नेक्स्ट आपका है, आपकी राय में बजट के कोई दो उद्देश्य बताइए। ठीक है, जब सरकार बजट बनाती है तो बजट के माध्यम से सरकार क्या करती हैं? अर्थव्यवस्था में आय एवं संपत्ति की जो विषमता है उसको कम करने का प्रयास करती हैं। हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, आर्थिक विकास की दर है उसको बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो स्तर है उसको बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अर्थव्यवस्था में विषमता को कम करने का प्रयास करती हैं। आर्थिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको रोकने का प्रयास करती हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए वो कार्य करती हैं। तो ये इनमें से आपको कोई से भी दो उद्देश्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आपका है सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है, पूरक बजट क्या होता है? देखिए, जो वित्तीय वर्ष होता है वो आपका होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, और बजट जो जारी किया जाता है वो इस एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है। अब माना कि ये जो बजट सरकार के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है वो किसी कारणवश सरकार का खर्चा ज़्यादा होने से इस 31 मार्च से अगर पहले ख़त्म हो जाता है, माना कि जैसे 10 मार्च को ख़त्म हो गया है, तो ये जो वित्तीय वर्ष बाकी बचे हुए आपके 21 दिन हो गए, तो 21 दिन के बाकी के दिनों का खर्चा चलाने के लिए जो सरकार है उसे क्या करना पड़ता है? संसद के सामने एक बजट पेश करना पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री बजट कहा जाता है, पूरक बजट कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखिए आपका जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन में आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये भी आपके अब अथवा में पूछे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या आ गया है? यदि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 10 इकाई। ठीक है, जब कीमत कितनी है? 5 रुपए, तो मांग कितनी है? 10 इकाई। और कीमत बढ़कर अगर 10 हो जाए तो मांगी जाने वाली मात्रा घटकर क्या हो जाती है? 8 हो जाती हैं। तो प्रतिशत या आनुपातिक विधि से मांग की कीमत लोच आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना है? मांग में परिवर्तन कितना हुआ? देखिए 10 से 8, 2 का परिवर्तन हुआ। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? कीमत 5 से बढ़ के 10 हो गई, परिवर्तन कितना हुआ? 10 - 5 कर दिया, 5 का परिवर्तन हुआ। इंटू पी का मतलब पहले वाली कीमत कितनी है आपकी? 5। और क्यू का मतलब पहले वाली मांग मात्रा कितनी है? 10। ठीक है, बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2/10 या 1/5 इक्वल टू क्या हो गया? 0.2। तो मांग की लोच आपकी कितनी आ गई है? इकाई से कम। 1 से कम आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं? लेस देन 1, इकाई से कम। और देखिए अथवा में जो क्वेश्चन आया है, जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उसकी मांग कितनी है? 200 इकाई है। कीमत घटकर 8 हो जाए तो मांग बढ़ के 250 हो जाती है। कुल खर्च विधि से मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो देखिए कीमत जब 10 रुपए है, मांग कितनी है? 200, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 10 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 2000। फिर कीमत अगर घट के 8 रुपये हो जाती हैं तो मांग बढ़ के कितनी हो जाती हैं? 250। 250 को 8 से मल्टीप्लाई किया तब भी कितना आ गया आपका? 2000 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कुल खर्च क्या हुआ? पहले भी 2000 था, जब कीमत 10 रुपये थी उसमें भी 2000 का खर्चा था, और कीमत अगर घट के 8 रुपये हो गई तब भी खर्चा कितना है? 2000। तो कीमत में कमी से कुल खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कुल खर्च क्या है? स्थिर। तो मांग की लोच यहाँ पे आपकी कैसे कहलाएगी? इकाई के बराबर। ठीक है, जब कुल व्यय स्थिर होता है तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई के बराबर। नेक्स्ट देखिए, निम्न समंकों से बी उत्पादक की पूर्ति की गणना करनी है। तो देखिए बाजार पूर्ति आपको दे रखी है, ये बाजार पूर्ति है, और एक की पूर्ति आपको दे रखी है 7, 12, 19, 28 और कीमत दे रखी है। तो बी उत्पादक की पूर्ति निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए जो बाजार पूर्ति है उसमें से ए की माइनस कर दो, कीमत क्या कोई मतलब नहीं है, तो 20 में से 7 को माइनस किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 13। 30 में से 12 को माइनस किया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18।
फिर 50 में से 19 को माइनस करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 31, 31, और फिर 60 में से 28 को माइनस किया, कितना आ गया आपका 32। तो बस ये उत्पादक बी की पूर्ति हो गई है। कैसे निकाला आपने? बाजार पूर्ति में से ए की पूर्ति को माइनस कर दिया, क्योंकि बाजार पूर्ति क्या होती हैं? बाजार पूर्ति बराबर क्या होती हैं? व्यक्तिगत ए की पूर्ति प्लस बी की पूर्ति। और जब आपको ए की दे रखी हैं, बी की निकालनी, तो क्या करोगे आप? बाजार पूर्ति में से ए की माइनस कर दोगे। इसी का आपका अथवा में है, ठीक है। निम्न तालिका से कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है। आपको दे रखी है टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉस्ट है आपको क्या निकालना है? टीवीसी। तो टीवीसी के लिए आप क्या करोगे? टीसी में से माइनस कर दोगे टीएफसी, क्योंकि देखिए टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों का टोटल किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है आपकी? टीएफसी प्लस टीवीसी। और टीवीसी निकालना है तो टीसी में से आप टीएफसी को माइनस कर दोगे। तो देखिए 20 में से 20 को माइनस किया, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 28 में से 20 को माइनस करोगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 34 में से 20 को माइनस करोगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा। और 38 में से 20 को माइनस किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18। तो इस तरीके से आपको परिवर्तनशील लागत निकालनी है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मुद्रा के जो अलग अलग कार्य हैं उनमें से आपको केवल 4 कार्य स्पष्ट करने हैं, ठीक है। मुद्रा के प्राथमिक द्वितीयक कार्य हैं, उनमें से आप कोई से भी 4 कार्य ले लीजिए। कौन कौन सा? विनिमय का माध्यम होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मूल्य का मापक होता है, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मूल्य का संग्रह कर सकते हैं, भविष्य में हम भुगतान कर सकते हैं। तो कोई से भी आपको 4 कार्य यहाँ पे स्पष्ट करने हैं। और साख सृजन की कोई 4 सीमाएं लिखनी है, ठीक है। जो व्यापारिक बैंक है वो साख का सृजन करते हैं, तो साख सृजन ज्यादा होगा या कम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारे देश में औद्योगिक विकास का क्या स्तर है, आर्थिक विकास का क्या स्तर है, लोगों की बैंकिंग आदतें किस प्रकार की हैं, लोगों की बचत प्रवृत्ति किस प्रकार की हैं। तो आपको कोई भी 4 सीमाएं यहाँ पे स्पष्ट करनी है। नेक्स्ट है, प्रेरित निवेश को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है। प्रेरित निवेश क्या होता है? जो निवेश आय के ऊपर निर्भर करता है, आय बढ़ने के साथ साथ में जो निवेश बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरित निवेश कहते हैं। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बना जाएगा। यहाँ पे आपने निवेश ले लिया, सॉरी इधर आप आय ले लोगे और इधर आप निवेश, ठीक है। एक तरफ आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया, इधर आपका इन्वेस्टमेंट निवेश आ जाएगा इधर, और इधर आपका इनकम आय, ठीक है। और फिर आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, MEC, ठीक है। तो MEC का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। और MEC क्या होती है? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या होती है? पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के निवेश से संभावित प्रतिफल की दर, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा भविष्य में, वो एक तरह से आपका MEC होता है। और MEC का जो वक्र होता है, जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती जाती है तो MEC क्या होती है? कम हो जाती है। ऋणात्मक ढाल का इसका वक्र बनेगा। अब देखिए आपका सेक्शन डी जो है उसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके अथवा में आएंगे। बाजार क्या से क्या आशय होता है? वह संपूर्ण क्षेत्र जहां पे क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। और फिर क्षेत्र के अनुसार बाजार के वर्गीकरण को आपको समझाना है, ठीक है। क्षेत्र के अनुसार बाजार कितने प्रकार का होता है, भौगोलिक आधार पर जो बाजार का वर्गीकरण है, स्थानीय बाजार हो गया आपका, राष्ट्रीय बाजार हो गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार हो गया। तो ये जो बाजार है उनको आपको स्पष्ट करना है। फिर नेक्स्ट आपका है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। इससे क्या आशय है? इसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता,
ठीक है। सेलर और जो बायर हैं वो क्या होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। क्रेता विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। वस्तु विभेद पाया जाता है। गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। मांग वक्र कैसा होता है, अत्यधिक लोचदार होता है। बाजार में नई फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है। इस तरीके से आपको कोई भी 4 विशेषताओं को समझाना है और परिभाषा जो बनेगी आपकी वो इसी के आधार पर बन जाएगी। ठीक है, कुछ विशेषताओं को लेकर आप परिभाषा बना देंगे। बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं और वस्तु विभेद पाया जाता है। ठीक है, वस्तुओं की जो स्थानापन्न होती हैं वो अपूर्ण स्थानापन्न कह सकते हैं हम, निकट स्थानापन्न वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। और मांग वक्र कैसा होता है इसमें, फर्म का अत्यधिक लोचदार। फिर देखिए दोहरी गणना क्या है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय की गणना में एक ही वस्तु का मूल्य एक से ज्यादा बार शामिल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, दोहरी गणना। और फिर राष्ट्रीय आय के मापन की मूल्य संवर्धन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, मतलब जो उत्पादन विधि है उसी को हम मूल्य संवर्धन विधि कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडिशन मेथड भी कह सकते हैं। इसमें आप एक उदाहरण लेके, ठीक है, माना कि एक किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया गया है, गेहूं की जो बिक्री है, ठीक है, उसने बेकरी बनाने वालों को या आटा मिल वालों को की हैं। ठीक है, आटा मिल हो गया। फिर आटा मिल वाले ने जैसे बेकरी वाले को, ठीक है, इसका पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपके जो 2020 का सिलेबस है उसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से जाके इनको आप डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आर्थिक कल्याण क्या होता है, राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में क्या संबंध होता है। ठीक है, आर्थिक कल्याण मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय आय में जब हम गणना करते हैं, ठीक है, तो जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं वो एक तरह से आपके आर्थिक कल्याण में आ जाएगा। मतलब जो गैर विनिमय, जिनका बाजार में जिन चीजों का लेन देन नहीं होता है, ठीक है, उन चीजों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। अब देखिए ई सेक्शन जो आपका आएगा, ठीक है, उसमें आपके 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे अथवा में जो है के इस बार बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जैसा आपका कीमत में वृद्धि का पूरक वस्तुओं एवं स्थानापन्न वस्तुओं की मांग पे प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर कीमत बढ़ती है तो पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं की मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक तरफ आप स्थानापन्न वस्तु का बना लीजिए, एक तरफ आप पूरक वस्तु का। पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर क्या होगा, मांग में कमी हो जाएगी, इसलिए आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। और स्थानापन्न वस्तुओं में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के इनको समझाना है। फिर मांग की लोच की किन्हीं 3 श्रेणियों को समझाई है। तो 3 श्रेणियों को समझाने के लिए आप मांग की पूर्णतया लोचदार श्रेणी में ऐसा डायग्राम बनेगा, पूर्णतया बेलोजदार श्रेणी में इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और इकाई लोचदार के लिए आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन से अगर मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम पूर्णतया बेलोजदार कहते हैं, E = 0। कीमत में स्थिर रहने पर मांग में कितना ही परिवर्तन हो जाए पूर्णतया लोचदार कहते हैं इसको हम। और जितना परिवर्तन कीमत में होता है उसी अनुपात में अगर मांग में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग की इकाई लोच कहते हैं। तो 3 आपको यहाँ पे समझानी है। फिर आपका है मांग वक्र के दाहिनी और बाहिनी और खिसकने को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, ये आपका मांग वक्र है। अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। और मांग वक्र अगर बाईं ओर खिसकता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों को आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके अथवा में है, या तो आपको ये करना है, फिर यहाँ ये करना है, या ये करना है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका 27 है, बाजार पूर्ति की अवधारणा को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, बाजार पूर्ति में क्या होता है, एक बाजार में जितने भी उत्पादक होते हैं उन सभी उत्पादकों या फर्म के द्वारा जो पूर्ति की जाती है उसको आपको जोड़ के लिखना है। बाजार में अगर 2 उत्पादक हैं ए और बी, तो ए की पूर्ति और बी की पूर्ति, इन दोनों का आप योग करोगे तो क्या आ जाएगा, बाजार पूर्ति आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी, और एक तरफ आपको क्या लेना है, कीमत। ठीक है, इस तरीके से आपको सारणी बना के बाजार पूर्ति को स्पष्ट करना है। या फिर आप औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादन की व्याख्या रेखा चित्रों की सहायता से करनी है। औसत उत्पादन क्या होता है, आपका कुल उत्पादन में साधनों की इकाइयों का हम भाग दे देते हैं। ठीक है, जो परिवर्तनशील साधन है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन में परिवर्तन साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से। और फिर इन दोनों का आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, औसत उत्पादन का जो डायग्राम है वो आपका इस तरीके से,
ये आपका औसत उत्पादन का डायग्राम है और ये आपका सीमांत उत्पादन का डायग्राम है। तो ये डायग्राम बना के आपको समझाना है। या फिर अथवा में दीर्घकालीन औसत लागत एवं दीर्घकालीन सीमांत लागत की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से करनी है। तो दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र आपका इस तरीके से बनेगा और दीर्घकालीन सीमांत लागत का वक्र का आकार भी आपका सेम इसी आकार का होगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के जो कार्य होते हैं उनमें से आपको 3 कार्य लेने हैं। केंद्रीय बैंक क्या करता है, नई करेंसी का निर्गमन करता है, अंतिम ऋणदाता होता है, सरकार का सलाहकार एवं बैंकर होता है। तो कोई भी 3 कार्य आपको यहाँ पे स्पष्ट करने हैं। ठीक है, साख नियंत्रण करता है। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के किन्हीं 3 प्रमुख उपकरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 3 उपकरण कौन कौन से आपके, रेपो दर हैं, रिवर्स रेपो दर हैं, सीआरआर, एसएलआर। कोई से भी आपको 3 उपकरण लेके समझाने हैं। या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली की किन्हीं 3 कठिनाइयों का वर्णन करना है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या जरूरी है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग मिलना जरूरी है। ठीक है, तो दोहरा सहयोग मिलना कठिन होता है, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली वर्तमान समय में लागू नहीं होती हैं। फिर इसके द्वारा मूल्य को मापना संभव नहीं होता है। ठीक है, मूल्य मापक का एक तरह से हम अभाव कह सकते हैं। भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई आती हैं। तो कोई सी भी 3 कठिनाइयों को आपको यहाँ पे समझाना है। तो इस तरीके से मॉडल पेपर इस बार के लिए जारी किया गया है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और मेरे द्वारा 2-4 मॉडल पेपर और आपको इस तरीके से बना के दिए जाएंगे ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो अच्छे से हो जाए।